वंदे मातरम साथियों, आईएमपी बैच 2026 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं फसल उत्पादन का चैप्टर नंबर 17। ठीक है, फल परिरक्षण तकनीकी के बारे में। किसके बारे में? फल परिरक्षण तकनीकी के बारे में पढ़ना है। जितने भी फलों का परिरक्षण किया जाता है, क्या किया जाता है? परिरक्षण किया जाता है। उन्हें सुरक्षित लंबे समय तक सुरक्षित रखने की विधि को हम क्या बोलते हैं? परिरक्षण तकनीकी बोलते हैं। अब वो कौन कौन सी तकनीकियों से तैयार किया जाता है उनके बारे में हमको पढ़ना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भाई आम मशीन के अंदर ले जाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इस आम को छिला जाएगा, साफ किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर परिरक्षित पदार्थ को मिलाया जाएगा, उसके बाद बनाई जाएगी फ्रूटी माजा। आप देख रहे होंगे ना, इसी तरह से अचार वगैरह सारी चीजें बनाई जाती। तो उसमें हम तकनीक का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? तकनीक का उपयोग करते हैं। तो इस चैप्टर में भी उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए समझते हैं इस तकनीकी वाले चैप्टर से हमारे बोर्ड में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला चैप्टर जो है आपसे 2+2। अब क्या होता है, कई बार 4 नंबर का यानी कि टोटल 4 नंबर का आता है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। बोर्ड कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा 2 या 2 में भी पूछ लेगा या 4 नंबर में भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो किस तरह के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फल परिरक्षण से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो रासायनिक परिरक्षकों के नाम लिखिए। तो सब्जी अथवा फलों को भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक समय तक इस प्रकार सुरक्षित रखना ताकि उनके गुणों में कोई भी कमी ना आए। जिसमें गुणों में कमी ना आए, फल परिरक्षण या फ्रूट प्रिजर्वेशन कहलाता है। हमने बोला आप सभी के घर में फ्रूट प्रिजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, हम ऐसे समझते हैं इसको, फ्रूट प्रिजर्वेशन का मतलब। अब भाई गर्मी के बाद बारिश, गर्मी के बाद और बारिश के पहले एक समय आता है, सभी के घरों में कच्ची केरियां आती है। सभी लोगों को पता होगा, है ना, कच्ची केरियां आती है। तो उन कच्ची केरियों का साल भर हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए हमारे घर में क्या बनाई जाती है? अचार बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं भैया? अचार बनाए जाते हैं, मुरब्बे बनाए जाते हैं, है ना। तो उस आम से उसको में प्रिजर्व करने का तरीका क्या भैया? कौन सी टेक्निक का? तो हमारे घर में, है ना, उसको नमक के घोल में अच्छा तेल गरम करके उसमें डाला जाता है और ये सारी चीजें प्रोसेस की जाती है। तो उसी को हम तकनीक कहते हैं, क्योंकि वो अचार पूरे साल भर खराब ना हो और उसका हम क्या कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता बराबर बनाए रखें और साल भर उसका उपयोग कर सकें। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि भौतिक और जो रासायनिक अवस्थाएं वैसी की वैसी रहे और समय तक यानी कि अधिक समय तक वो क्या करे, सुरक्षित रहे, यानी कि सॉरी, तो उनके गुणों में कमी ना आए, उसे ही हम फल परिरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? फल परिरक्षण कहते हैं। अब इसमें पूछा गया कि दो रासायनिक परिरक्षकों के नाम बताओ कि उसको मिलाने के लिए। तो हम ज्यादा लंबे समय तक जितनी भी फैक्ट्रियों में परिरक्षित पदार्थ तैयार किया जाता है उसमें सोडियम मेटाबाई सल्फेट और सोडियम बेंजोइट का उपयोग किया जाता है ताकि वो खराब होने से बच सके। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बोर्ड एग्जाम आप लोगों की लगभग खत्म होने वाली है। ठीक है, 7 तारीख के आसपास आपकी एग्जाम्स खत्म हो जाएगी। 15 मार्च से पीएटी के लिए एम इंस्टीट्यूट के द्वारा क्रैश कोर्स चलाया जाएगा, जहां पर आपको पूरी तरह से क्रैश कोर्स की तैयारी करवाई जाएगी। जो भी छात्र इच्छुक होता ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए, तो आप लोगों का स्वागत है। साथ ही बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स भी हमारे द्वारा करवाया जाता है, यानी कि कोई भी छात्र मध्य प्रदेश में सबसे कम फीस में अगर कोई बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता है तो हमसे संपर्क करें। मात्र 25,000 रुपए फीस में, और एससी एसटी ओबीसी वाले को तो 18 से 20,000 रुपए तक स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो जो भी छात्र बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता है कम से कम फीस में, वो हमसे संपर्क करें। आइए पढ़ते हैं। कैनिंग तथा बोटलिंग में कोई दो अंतर लिखिए। ठीक है, परिरक्षण में हम कैनिंग भी करते हैं और बोटलिंग भी। तो बहुत सारे, यानी कि कैनिंग का मतलब और बोटलिंग का, कि ज्यादातर जो लिक्विड पदार्थ होता है, पीने वाले पदार्थ होते हैं, उन्हें बोतल में बंद किया जाता है, याद रखना। तो उसे हम बोलेंगे बोटलिंग। जैसे टमाटर सॉस हो गया, लिक्विड होता है तो उसे छोटी मुंह वाली बोतल में भरा जाता है। जितने भी पीने वाले थम्सअप कोको कोला वगैरह सब बनाई जाती है, उनको भी छोटे मुंह की बोतल में भरा जाता है, तो उन्हें हम बोलते हैं बोटलिंग। यानी कि कांच में बोतल में जिन पदार्थों को भरा जाता है उन्हें बोलेंगे बोटलिंग। और कैनिंग, जिनको डब्बों में भरा जाता है। क्या भरा है? टीन के जो डब्बे आते हैं ना, रसगुल्ला खाया है कि नहीं खाया है? रसगुल्ला खाया होगा ना कभी कभी मार्केट में लेकर। तो उस रसगुल्ले को क्या करा जाता है, टीन के चौड़े मुंह वाले डिब्बे में भरा जाता है। अंदर क्या रहती है? पॉलिश रहती है। ठीक है। तो कैनिंग का मतलब, इसे प्राय ठोस खाद्य पदार्थ, फल एवं सब्जियों के विशेष प्रकार डिब्बों में सुरक्षित रखा जाता है, कैनिंग कहलाता है। ठीक है, इसे प्राय तरल पदार्थ जैसे दूध, फलों के रस, केचप आदि को बोतलों में सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? बोटलिंग कहलाता है।
कैनिंग में खाद्य पदार्थ को वायु अवरोधी डिब्बों में रखने के बाद उसे गर्म या ठंडा या चीनी या नमक के घोल में डाला जाता है तथा सील करने के पश्चात 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के पानी में डुबोया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, सुरक्षित हो जाए। ठीक है। बोतलिंग में तरल खाद्य पदार्थ भरने के पश्चात सील करने 75 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के पानी में बोतल को कुछ समय तक रखने के बाद ठंडा करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस, इसमें रखकर ठंडा किया जाता है और इसमें 80 से 85 डिग्री से ताप में क्या करा जाता है, डुबाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। बोटलिंग का मतलब समझ में आ गया। पूछ लिया जाए तो किसी भी संरक्षित पदार्थ को बोतलों में पैक करना बोटलिंग कहलाता है, और टीन के डब्बों में पैक करना, ये डब्बा है ना, इसका मुंह ऐसे ही चौड़ा होता है भैया, है ना, और बोतल का क्या होता है भैया बोतल तो आप लोगों ने देखी होगी भाई, कहती कि नहीं, ये मेरी तीसरी बोतल बन गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बोतलों का क्या हो गया भैया, छोटा मुंह होता है, उसे हम बोटलिंग कहेंगे और कैनिंग कहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न आता है हमारा, फल परिरक्षण के लाभ लिखिए। क्यों किया जाता है सर, हम ऐसा क्यों करते हैं? फल परिरक्षण का लाभ का मतलब समझ में आ गई ना, या महत्व, दोनों आपको याद रखना है। लाभ या महत्व पूछ लिया जाए तो दोनों ही यही लिखना है बेटा। बिना मौसम के भी फल एवं सब्जियां प्राप्त होती है, बराबर, क्योंकि जिन्हें संरक्षित रख लिया उन्हें 3 महीने बाद भी हम उपयोग में कर सकते हैं। देखो ना, कोल्ड स्टोर में भैया आलू को रखा जाता है, तो आलू की खुदाई के समय पर हमने आलू को रख लिया और 4 महीने बाद क्या कर लिया, उसका उपयोग कर लिया। बिना मौसम के भी फल एवं सब्जियां प्राप्त होती हैं। रोजगार के रूप में भी यह व्यवसाय लगाया जा सकता है, क्योंकि हम इन्हें पैक कर करके मार्केट में बेचते हैं। भाई हमने क्या कर लिया, अचार के डिब्बे बना लिए, फ्रूट की जेली बना ली, इनको पैक कर करके मार्केट में बेच रहे, तो हमारा व्यवसाय चालू हो जाता है। फलों को खराब होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप उसे रखोगे, फ्रिज में भी रख लोगे तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक सुरक्षित रहता है, इससे ज्यादा सुरक्षित नहीं रख सकते। तो उसे सुरक्षित रखने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा भैया, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। अगर समझ में, या प्रिजर्व उसको रखकर आपको करना ही पड़ेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं महत्व ये किसका भैया, परिरक्षण का। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रिजर्वेशन आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आता है, सुखाना या शुष्कन तथा निर्जलीकरण में अंतर क्या है? ठीक है, अब ध्यान में रखना, सुखाना, सुखाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया बेटा। क्या है? प्राकृतिक। ठीक है, आपके अपने घरों में हम जैसे सिंपल सा हम मेथी की बात करते, किसकी बात करते भैया, तो हम जो घरों में मेथी का पाला सुखाया जाता है, तो मेथी को पत्ते तोड़ लेती है और धूप में क्या कर दिया जाता है, सुखा दिया जाता है। तो धूप के कारण क्या हो जाता है, उसका पानी उड़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं सन ड्राइंग, यानी कि सूर्य की प्रकाश से हमने उसे क्या कर लिया, सुखा लिया, तो उसे कर लेंगे प्राकृतिक प्रक्रिया, जिसे सुखाना कहते हैं बेटा। निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन, तो आपने अब जब बड़ी फैक्ट्रियों में ऐसा काम किया जाता है, तो वो किया जाता है मशीन के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? मशीन के द्वारा किया जाता है, और ये होती है प्राकृतिक नहीं होती है, ये होती है हम इसे बोलते हैं अप्राकृतिक। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये मशीन के द्वारा, किसके द्वारा बनाया जाता है, मशीन के द्वारा बनाया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं भाई, मशीन में तुरंत डाल दिया जाता है, 2-5 मिनट में टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है और पूरी चीजें से क्या हो जाती है, सूख जाती है, तो उसके अंदर का पानी उड़ा दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं निर्जलीकरण। ठीक है, दोनों में डिफरेंस। चलो तो अब क्या लिखा है ये बता देता हूं आप लोगों को। फल तथा सब्जियों को धूप में सुखाकर नमी दूर करना सुखाना कहलाता है। किसमें सुखाकर? धूप में सुखाकर। फल एवं सब्जियों को मशीन के द्वारा, किसके द्वारा, मशीन के द्वारा सुखाया जाना निर्जलीकरण कराना है। सुखाने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूरे छत पर फैलाना पड़ता है, और इसमें कम स्थान की आवश्यकता होती है, क्योंकि छोटी सी मशीन में पूरा भर दिया जाता है, पूरा पानी उड़ा दिया जाता है। इसमें स्वच्छता नहीं रहती, क्योंकि धूल वगैरह, कण धूल के कचरा वगैरह उड़ता रहता है हवा के द्वारा, और इसमें पूर्णतः स्वच्छ रहती है, क्योंकि वो डायरेक्टली बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको सुखाना और निर्जलीकरण में आपको अंतर रखना, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद कर लेना बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं ब्लांचिंग क्या है, इसके लाभ लिखिए, और ब्लांचिंग के कोई 4 लाभ लिखिए। ठीक है, तो ब्लांचिंग क्या है? या उबलते पानी का उपचार। ब्लांचिंग को हम कहते हैं उबलते पानी का उपचार। अभी हमने करा था इसके पहले, बॉटलिंग और कैनिंग जब पढ़ा था, तब इसमें ब्लांचिंग ही हमने करी थी। पैक करने के बाद गर्म पानी में उबालना ब्लांचिंग ही कहलाता है। ठीक है, समझो, डिब्बा बंदी से पहले फलों एवं सब्जियों को उबलते हुए पानी में निर्धारित समय तक डालने की क्रिया को उबलते पानी का उपचार या ब्लांचिंग कहते हैं। इससे निम्नलिखित लाभ होते हैं। अब क्या करना भैया, पहले फलों तथा सब्जियों को जब धोया जाता है, क्या किया जाता है, धोया जाता है, तो उबलते हुए सॉरी, उबलते हुए पानी में क्या कर दिया जाता है, तक डालने की क्रिया को, है ना, निर्धारित समय तक, यानी कि क्या होता है, निर्धारित समय का मतलब होता है 5 मिनट या 10 मिनट तक उसमें रखा जाता है। ठीक है, तो उसे हम ब्लांचिंग कहते हैं।
इसके अलावा फल नरम तथा मुलायम हो जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट करने के लिए ब्लांचिंग की जाती है। लसलसे पदार्थ तथा दुर्गंध बाहर हो जाती है, जितनी भी बदबुएं फलों में होती है वो भी क्या हो जाती है, उस पानी के कारण बाहर हो जाती हैं। और जीवाणुओं की संख्या भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो खराब करने वाले उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्याएं भी बिल्कुल कम हो जाती हैं। ये ब्लांचिंग के हमारे लाभ होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के हुए दोस्तों, अच्छे से पढ़ लेना। अगर कोई डाउट आता है तो जरूर कमेंट करिए, और सारे लेक्चर आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है, उनको भी बताइए कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ लो, यहाँ से एग्जाम में बनने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ क्रैश कोर्स का मैंने आपको बता ही दिया है कि 15 मार्च से लगभग आपका क्रैश कोर्स प्रारंभ होने वाला है ऑफलाइन, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो के साथ, ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं परीक्षा के पहले ही अवेलेबल करवा देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।